मौजिंदा वार्म वैली। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1000 सालों से भी ज़्यादा पहले राजकुमारी जिंगजुई ने अपने लोगों पर खौफ बनाए रखने के लिए एक क्रूर सज़ा बनाई। जो भी राजकुमारी के खिलाफ जाने की कोशिश करता था उसके कंधे पर एक निशान बनाकर उसे श्राप दे दिया जाता था, जिसके बाद वो 40 सालों से ज़्यादा नहीं जीता था और अंत में तड़पकर मर जाता था। और इस श्राप की सबसे क्रूर बात यह थी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता था। जानकारों का मानना है कि ये श्राप तभी खत्म हो सकता है जब ड्रैगनबोन सेलेशियन टॉम और मूचन ओक को एक साथ लाया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में एक प्रोफेसर और हुबाई को देखते हैं जिनके पास ड्रैगनबोन सेलेशियन टॉम होता है। प्रोफेसर उससे लिखी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे वो ड्रैगनबोन के दूसरे हिस्से यानी मूचन ओक तक पहुंच सके। फिर हम इनके दूसरे साथी गोल्डटूथ और फैटी को देखते हैं। वहीं फैटी की गर्लफ्रेंड लिंगलोंग भी होती है। यहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो ड्रैगनबोन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन फैटी और गोल्डटूथ उन्हें वो दिखाने से मना कर देते हैं। तब यहाँ बैठे सारे लोग हंगामा करने लगते हैं। तभी लिंगलोंग के डैड मिस्टर जू यहाँ आकर लोगों को शांत कराते हैं और कहते हैं कि ड्रैगनबोन बेचने या खरीदने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये लोगों की मदद के लिए है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर हुबाई से कहते हैं कि वो ड्रैगनबोन पर लिखे आखिरी 3 वाक्यों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें कोई और मास्टर ही सुलझा सकता है। तभी यहाँ इनकी एक और साथी शर्ली आती है। वो कहती है कि मिस्टर जू को कोई मिल गया है जो मूचन ओक को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। शर्ली बताती है कि उसका नाम चैन यूलू है। वो 30 साल पहले लोगों के एक ग्रुप को यूनान शियानवान मकबरे ले गया था मूचन ओक को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ से वो अकेला ही वापस आया और जब वो वापस आए तो वो आदमी अंधा हो चुका था और अब वो पागल खाने में है। फिर प्रोफेसर बाई और शर्ली उससे मिलने जाते हैं जहाँ वो आदमी पहले ही जानता था कि ये सब उससे मिलने आ रहे हैं। शर्ली उससे पूछती है कि वो मूचन ओक को कैसे ढूंढ सकती हैं। तब वो आदमी उन्हें अपनी आंखें दिखाता है और कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकती। हालांकि प्रोफेसर को उस आदमी से यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी प्रोफेसर अपने साथियों के साथ यूनान शियानवान मकबरे जाते हैं। रास्ते में उनकी बस पहाड़ से नीचे गिरने से बाल बाल बचती है। प्रोफेसर देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। वो सबसे कहते हैं कि ज़रूर वो शियानवान मकबरे के बहुत करीब हैं। फिर वो सब वहीं एक होटल में रुकते हैं। वो रात में वहाँ के नज़ारे को देख रहे होते हैं जहाँ बहुत सारी फायरफ्लाइज होती हैं। होटल की मालकिन की बेटी कॉन्की भी वहीं होती है। वो उन्हें बताती है कि फायरफ्लाइज किसी भी इंसान या जानवरों के छूने से वहीं जलकर मर जाती हैं। कॉन्की उन्हें फायरफ्लाइज का किंग भी दिखाती है जो कि सारे फायरफ्लाइज का लीडर होता है। और जैसे ही फायरफ्लाइज को अपने किंग की स्मेल आती है सारी फायरफ्लाइज उसके पास चली आती हैं। कॉन्की उन्हें बताती है कि फायरफ्लाइज बहुत वफादार होती हैं। अगर कभी उनका लीडर जलकर मर जाए तो बाकी सारी फायरफ्लाइज भी उसके पास आकर मर जाएंगी। फिर अगले दिन कॉन्क्यू प्रोफेसर और बाकी सबको घाटी के अंदर जाने के रास्ते तक ले जाती है। वो सबको बताती है कि रात में घाटी के अंदर जहरीली हवा बहती है। वो कहती है कि सुना है वहीं एक हवा में उड़ता हुआ आइलैंड भी है, अगर वो मिल जाए तो रात बिताने के लिए सबसे सेफ जगह है। इसके बाद वो सब बैम्बू से नाव बनाते हैं और घाटी के अंदर चले जाते हैं। वहीं फैटी लिंगलोंग को फायरफ्लाइज के किंग के जार दिखाता है जिसे वो अपने साथ ले आया था। वो कहता है कि वापस जाते वक्त वो इसे लौटा देगा। वो सभी अपने सफर पर आगे जा रहे होते हैं। तभी गोल्डटूथ पानी के अंदर एक फिश को देखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिश उसके हाथ पर काट लेती है जिससे गोल्डटूथ का खून पानी में गिर जाता है और खून से अट्रैक्ट होकर वहाँ वैसे ही बहुत सारी फिश आ जाती हैं। ये फिश इंसानों को खाती हैं और ये सारी फिश अब इन पर हमला कर देती हैं। सभी उन फिश से लड़ते हुए अपने आप को बचाते हैं। तभी ऊपर से मूर्तियों की तरह दिखने वाले पत्थर गिरते हैं जिनके अंदर से बहुत सारे उड़ने वाले जीव निकलते हैं और ये जीव इन पर हमला कर देते हैं। प्रोफेसर और गोल्डटूथ आग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनसे बच सकें और अब फिश का ध्यान इन जीवों की तरफ चला जाता है। मगर तभी पानी का बहाव तेज हो जाने की वजह से उनकी नाव टूट जाती है और वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। बाई शर्ली और गोल्डटूथ एक झरने से गिरते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर फैटी और लिंगलोंग भी उस गुफा से बाहर आकर उसी जंगल में पहुंच चुके होते हैं। अब ये सब शियानवान मकबरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बाई और उनके साथियों पर एक बहुत बड़ी लिजार्ड हमला कर देती है और दूसरी तरफ वैसी एक जायंट लिजार्ड प्रोफेसर फैटी और लिंगलोंग पर भी हमला कर देती है। वो उस जायंट लिजार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं। प्रोफेसर फैटी से सिग्नल गन फायर करने के लिए कहते हैं जिसे गोल्डटूथ और बाई देख लेते हैं। बाई शर्ली को लिजार्ड से बचाकर प्रोफेसर को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एक और लिजार्ड प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है। तभी शर्ली वहां आकर प्रोफेसर को बचा लेती है और उस लिजार्ड को अपने पीछे ले जाती है। बाई और शर्ली मिलकर दोनों लिजार्ड को आपस में टकरा देते हैं जिससे वो गिर जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों लिजार्ड फिर से उड़ जाती हैं। वो इन पर हमला कर देती हैं। ये सब उनसे बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। सभी पहाड़ से नीचे छलांग लगा देते हैं, लेकिन जब वो नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ बहुत सारी वैसी ही लिजार्ड होती हैं। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि ये लिजार्ड 3 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकती। बाई देखता है कि बिजली चमकने की वजह से ये सारी लिजार्ड डर रही हैं और इसका फ़ायदा उठाकर ये सब यहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक लिजार्ड प्रोफेसर पर हमला कर देती है जिससे प्रोफेसर वहीं फंस जाते हैं और अब बिजली चमकना बंद हो जाती है और सारी लिजार्ड जाग जाती हैं।
फैटी और लिंगलोंग उन लिजार्ड को प्रोफेसर पर हमला करने से रोकते हैं। तभी शर्ली और बाई मिलकर उन लिजार्ड को पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। वहीं उन सबको हवा में उड़ता हुआ वो आइलैंड को देखते हैं। सभी प्रोफेसर को छुड़ाकर एक पेड़ की मदद से उस आइलैंड तक जाते हैं, लेकिन कुछ लिजार्ड अब भी उनका पीछा कर रही होती हैं। बाई उस पेड़ को तोड़कर आइलैंड से अलग कर देता है, जिससे लिजार्ड उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाती। और अब ये सब उस आइलैंड तक पहुंच चुके होते हैं और ये रात यहीं बिताते हैं। फिर अगली सुबह ये सब शियानवान मकबरे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब शियानवान मकबरे के बहुत पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक जाइंट केकड़ा बाहर आता है जो इन पर हमला कर देता है। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि ये एक अमर केकड़ा है जिसको चोट लगने पर दोबारा पानी में जाकर अपने आप को ठीक कर लेता है। सभी उससे बचते हुए अलग अलग होकर उस पर वार करते हैं और मिलकर किसी तरह उस केकड़े को बांध देते हैं, लेकिन वो केकड़ा अपने आप को छुड़ाकर लिंगलोंग पर हमला कर देता है। लिंगलोंग उससे बचकर भागती है। केकड़ा लिंगलोंग को नीचे गिरा देता है, मगर फैटी वहां आकर लिंगलोंग को बचा लेता है। तभी केकड़ा उन दोनों पर हमला कर देता है। इससे लिंगलोंग को काफी चोट लग जाती है, लेकिन वो ये बात फैटी को नहीं बताती और उससे बाकी सबकी मदद करने के लिए कहती है। फिर सब मिलकर उस केकड़े को पत्थरों से दबा देते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। केकड़ा दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। बाई ये जानता था कि अगर उस केकड़े को जिंदा छोड़ दिया तो वो दोबारा ठीक होकर उन पर हमला कर सकता है, इसलिए बाई पानी के अंदर जाता है और उस केकड़े को घायल कर देता है, जिससे खून की स्मेल से वही फिश वहां आकर उस केकड़े को खाने लगती हैं। फिर बाई बाहर आ जाता है, लेकिन जब वो लिंगलोंग को देखते हैं तो लिंगलोंग बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। इसलिए थोड़ी ही देर में लिंगलोंग की मृत्यु हो जाती है। लिंगलोंग की मौत के बाद सब बहुत दुखी हो जाते हैं। वो अपनी एक साथी को खोने की वजह से अपना आगे बढ़ने का हौसला खो रहे होते हैं। लिंगलोंग की बॉडी को वो एक ताबूत के अंदर रख देते हैं। फिर अगली सुबह प्रोफेसर सबसे कहते हैं कि उन्हें ड्रैगन बोन पर लिखी उस 7वीं लाइन का मतलब समझ में आ गया है। वो कहते हैं कि जो झुकेगा वो बच जाएगा, इसलिए हार मान लो और जी जाओ। प्रोफेसर कहते हैं कि हम सबकी फैमिली है, हमें वापस जाकर अपनी फैमिली के साथ बाकी की जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए। जिसके बाद ये सब यहाँ वोट करते हैं और वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बाई कहता है कि उसे वापस नहीं जाना, वापस जाने से ये श्राप खत्म नहीं होगा। बाई कहता है कि उसे उस इंसान से मिलना है जिसने ये श्राप बनाया और उसे ये श्राप हटाने के लिए कहना है। जिसके बाद बाई आगे जाने लगता है और अब एक एक करके शर्ली, फैटी और गोल्डटूथ भी बाई के साथ आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनके साथ नहीं जाते। प्रोफेसर कहते हैं कि वो उनका बाहर इंतजार करेंगे। दरअसल प्रोफेसर को अब भी यही लगता है कि आगे जाने का परिणाम मौत ही है, इसलिए प्रोफेसर भी एक ताबूत में बैठकर बाहर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाई और बाकी सब पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ शियानवान मकबरा होता है। वो उसके अंदर जाते हैं और अब उनके सामने मूचेन ओब होता है, लेकिन तभी उन पीछे से उन पर बहुत सारे केकड़े हमला कर देते हैं। वो सब उन केकड़ों से लड़ते हैं और बाई जाकर मूचेन ओब को उठा लाता है, लेकिन तभी वहाँ की सारी बेल बचने लगती हैं और सारे केकड़े किसी चीज से डरकर वापस चले जाते हैं। फिर पूरा मकबरा टूट जाता है और उनके सामने एक जाइंट स्नेक आता है। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट के सीन को, जिसमें रानी ने ही मूचेन ओब को स्नेक को दिया था और वो स्नेक ही मूचेन ओब की रक्षा करता है। प्रेजेंट टाइम में वो स्नेक बाई और उसके साथियों पर हमला कर देता है। वो सब उससे बचकर भागते हैं और तभी फैटी से फायरफ्लाइज का किंग का जार गिर जाता है। फायरफ्लाइज के किंग का जार गिरकर टूट जाता है, जिससे उसकी स्मेल बाहर आने लगती है और ये स्मेल फायरफ्लाइज को लग जाती है और बहुत तेजी से उड़ते हुए सारी फायरफ्लाइज शियानवान मकबरे में आ जाती हैं। उन्हें देखकर बाई को आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह उनके किंग को स्नेक के पास ले जाकर जला दे तो सारी फायरफ्लाइज स्नेक के पास जाकर जल जाएंगी, जिससे स्नेक मर जाएगा। बाई फायरफ्लाइज के किंग को उठाकर स्नेक की तरफ जाता है, लेकिन स्नेक के हमले से वो जार टूट जाता है और फायरफ्लाइज का किंग आज़ाद हो जाता है। मगर तभी प्रोफेसर भी वहीं आ जाते हैं। वो उस किंग को अपने हाथों में जलाकर मार डालते हैं और खुद जलते हुए उस स्नेक के मुंह में चले जाते हैं और अपने किंग के पीछे पीछे बाकी की सारी फायरफ्लाइज भी उस स्नेक के मुंह में जाकर जल जाती हैं, जिससे वो स्नेक जलकर मर जाता है। मगर अब यहाँ सब कुछ तबाह होने लगता है। बाई और बाकी सब यहाँ से निकल जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाई, शर्ली, फैटी और गोल्डटूथ वापस घर जा रहे होते हैं, जिनके पास लिंगलोंग का ताबूत भी होता है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि ये सब घर पहुंचकर अपने साथियों का फ्यूनरल करते हैं और चांद की रोशनी में मूचेन ओब को ड्रैगन बोन सिलेशन टॉम के साथ रखने पर इनका श्राप खत्म हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।